नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं बब्बन कुमार सिंह एक बार फिर गोचर की चर्चा करने आ गया हूं और अप्रैल महीने के गोचर की चर्चा कर रहा हूं। एक दिन पीछे हूं, माफ़ी चाहता हूं। मित्रों, अप्रैल का जो गोचर है खास इसलिए कि इस महीने से जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, पिछले काफ़ी 4-5 महीने से चर्चा कर रहे हैं कि गोचर कठिन और जोरदार होने वाला है। जोरदार इस सेंस में किसके इम्पैक्ट दुनिया भर में महसूस किए जाएंगे। अधिकांश लोग इस इम्पैक्ट को महसूस करेंगे। अप्रैल के अंत में शनि केतु पास आ जाएंगे, चूँकि 29 तारीख 30 को शनि रेट्रो हो रहा है और उससे पहले कई और ग्रहों के बदलाव हो रहे हैं। क्रमिक रूप से हम इसकी आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। माह का आरंभ जो हुआ है सोमवार से हुआ, आज सोमवार है और इस महीने में जो चैत्र अमावस्या होगा जो 5 तारीख को है वो शुभवारी है और पूर्णिमा भी है। शुभवारी 19 को है, पूर्णिमा वो भी शुभवार में पड़ रहा है। लेकिन सूर्य की जो मेष संक्रांति होगी 14 तारीख को वो क्रूरवारी है। तो 2 शम अच्छी स्थिति है, 1 अशुभ स्थिति है। लेकिन इस महीने की खास बात है कि चैत्र नवरात्र शुरू हो रहा है 6 तारीख से। और आपको पता है चैत्र नवरात्र से हिंदू नव कैलेंडर शुरू होता है और ये शुरू हो रहा है। इस दिन से हिंदू लोग अपना नया कैलेंडर शुरू करते हैं और हम सब उसको मानते हैं। इस जो नववर्ष है संवत 20,076 शुरू होगा चैत्र नवरात्रि से। 9 दिन की इसमें शक्ति की पूजा होती है, माँ शक्ति की, और इस पीरियड में महिला शक्ति में वृद्धि आप देखेंगे और ग्रहों की कई स्थितियां हैं। सबसे पहले हम ग्रहों के संचरण की बात करें, गोचर की बात करें तो मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल अभी पिछले दिनों मार्च के अंतिम सप्ताह में अपनी राशि मेष छोड़कर वृषभ में आ गया है और वृषभ में इसका जो गोचर है ये पूरे महीने इसी में रहेगा। इस गोचर के कारण, मंगल के इस गोचर के कारण कई लोगों के जीवन में सेक्सुअल मामलों में उलझन हो सकती है और उससे उनके अपने कर्तव्य पथ से विचलित होने का स्थिति दिख रही है। लेकिन जिन लोगों ने इस एनर्जी को रूपांतरित कर लिया है, जज्ब कर लिया है, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय हो सकता है। वे अपने जीवन में कुछ ठोस अपनी सुरक्षा के लिए जो चीज़ सोचते हैं वो सब हासिल करने की दिशा में भौतिक सफलता हासिल कर सकते हैं। खासतौर पर जब सप्ताह के अंत में जब गुरु वापस वृश्चिक में आ जाएंगे, ज्येष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे वक्री गति से, तो उस समय मंगल और गुरु आमने सामने होंगे। मंगल वृषभ में और गुरु वृश्चिक में। तो उसके कारण कई लोगों के लिए ये जो समय होगा, खासकर जिनका 8th हाउस प्रबल होगा, तो रिसर्च और अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा है। आध्यात्मिक उत्थान के लिए अच्छा समय हो सकता है। लेकिन इस समय जो मंगल जो है जब वृश्चिक में आएगा फिर से, तो शनि के साथ उसका संबंध बनेगा और केतु के साथ मंगल जो है अपनी 8वीं दृष्टि से धनु पर दृष्टिपात करेगा। उसमें पहले से शनि केतु है और उसके कारण पूरी दुनिया में एक आंतरिक तनाव जैसा महसूस हो सकता है। जातक के जीवन में भी ये तनाव देखा जाएगा, लेकिन ये इंटरनल तनाव है। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा बाहर नहीं दिखेगा, लेकिन एक तनाव का माहौल आप महसूस कर सकते हैं। खासतौर पर जब 10-11 से रोहिणी नक्षत्र में मंगल का गोचर होगा। रोहिणी चंद्र का नक्षत्र कहा गया है दशाक्रम में, और
चूँकि आपको पता है मंगल चंद्र की राशि में नीच का होता है, तो रोहिणी में भी इसका रिजल्ट लगभग मिलता जुलता होता है, बहुत असहज होता है उस समय। तो उसके कारण पैशन लोगों में बढ़ जाएगा, व्यक्तिगत संबंधों में भी, निजी संबंधों में लोग पैशनेट होकर आपस में लड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको दिख रहा है। देश के स्तर पर भी देखेंगे कि अंडरग्राउंड में कुछ आपसी तनाव चलेगा। वैसे भी जैसे भी चाइना और अमेरिका के बीच ट्रेड वार का मामला चल रहा है, सुलझाव की ओर है, लेकिन अप्रैल की जो कंडीशन है उसमें आंतरिक रूप से तनाव की स्थिति दिख रही है। बुध इस महीने वापस फिर मीन राशि में आ रहा है। रेट्रो गया था, वो कुंभ में गया था, और 11 अप्रैल को मीन राशि में आ रहा है, और इस महीने के अंत तक बुध इसी में रहेगा। वो मई में 8 या 9 को वहाँ से निकलेगा, इस राशि से निकलेगा, मीन राशि से। और आपको पता है मीन में इसकी डिग्निटी कमज़ोर हो जाती है, नीच का हो जाता है। स्वाभाविक है, बुध के नीच होने से सहज बुद्धि और तार्किक क्षमता आदमी की कम हो जाती है। ये जरूर है कि इस पीरियड में जो लोग लिखने पढ़ने वाले हैं और आउट ऑफ बॉक्स सोच कर कुछ लिखना पढ़ना चाहते हैं, सार्वभौमिक सत्य के आसपास कुछ लिखना पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छा समय है। लेकिन लोग जो तार्किक ढंग से कुछ माने क्रिएटिव फिक्शनल चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है ये जो पीरियड होगा। हालांकि इस पीरियड में शुक्र 15 अप्रैल को मीन में आ जाएंगे, और शुक्र की डिग्निटी उच्च की होती है, आपको पता है। तो कहीं ना कहीं शुक्र के आ जाने से 15 से नीच भंग होगा बुध का, तो कुछ स्थिति थोड़ी सी सुधरेगी उस स्थिति में। लेकिन फिर भी अप्रैल में नीच और उच्च दोनों का प्रभाव आप देखेंगे, क्योंकि कुछ हेल्प मिल जाएगी। लेकिन आप मान कर देखें, क्रिएटिव राइटिंग के लिए बहुत अच्छा समय है, फिक्शनल राइटिंग के लिए जो लोग वो हैं उनके लिए ये अच्छा समय हो सकता है। एक खास निगेटिव बात जो है बुध के संचरण की, गोचर की, वो ये है कि थोड़ी डिग्निटी कम रहेगी। तो और भारत के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत में चुनाव का मौसम है। आप देख रहे हैं कि नेताओं की और आम लोगों की भाषा सोशल मीडिया में किस तरह की हो रही है, और इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसका उत्कर्ष आप देखेंगे बुध के इस डिग्निटी कम होने से। वाणी दोष लोगों में लगेगा, नेता कुछ का कुछ बोलेंगे, और ट्रोलिंग सोशल मीडिया पर बहुत बढ़ेगी। लोग एक दूसरे को अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करेंगे एक दूसरे के लिए। हमारा सुझाव होगा कि इस पीरियड में आप शांति से इसको निकालें, किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़े, क्योंकि इसके रिपरकशंस बहुत बुरे हैं आने वाले समय में, इसलिए इससे बचें। 14 तारीख को सूर्य की संक्रांति होगी मेष में, और ये एक अच्छी बात है कि इस महीने 2 ग्रह उच्च के होंगे। माने उत्तरार्ध में 15 तारीख 14-15 के बाद 2 ग्रह, 14 को सूर्य हो जाएगा, 15 को शुक्र आ जाएगा, उच्च का हो जाएगा। और ये इस महीने की खास बात है, बहुत पॉजिटिव बात है। इस महीने में जो तनाव कई दिख रहे हैं ग्रहों के कारण, वो तनाव कहीं ना कहीं जातक के स्तर पर तो निश्चित रूप से उसकी कमी होगी। सूर्य की डिग्निटी मजबूत होने के कारण आप महसूस करेंगे कि यदि मंगल टॉरस में रहेगा, लेकिन शुक्र उच्च का हो जाएगा, तो निश्चित रूप से सूर्य का उसको भी फायदा मिलेगा, डिस्पोजिटरशिप का। तो आप देखेंगे कि दोनों ग्रहों के बेहतर होने से बहुत सारी चीज़ें जितनी खराब दिख रही हैं ऊपरी तौर पर, उसमें कहीं ना कहीं सामंजस्य होगा और उतनी दिक्कतें नहीं होंगी। और लीडरशिप निश्चित रूप से थोड़ा सा बेहतर होगा। जैसे मंगल जब मेष में था तो कामकाज के मामले में बहुत सारी चीज़ें हुई, तो इस समय 2 बातें देखेंगे कि लीडरशिप के मामले में देखिएगा। और स्वाभाविक है, बहुत सारे लोग जिनका सूर्य कुंडली में अच्छा है, उनके लिए उच्च के सूर्य के कारण कुछ पॉजिटिव चीज़ें, घटनाएं होंगी उनके जीवन में, कैरियर में, और स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र में भी आप इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे। शुक्र जब मीन में आएगा तो महिलाओं की स्थिति में सुधार देखिएगा। महिला को रिप्रेजेंट करता है शुक्र, और सौंदर्य एस्थेटिक सेंस में भी कुछ
सुधार आप देखेंगे। और संबंधों को रिप्रेजेंट करता है शुक्र, तो व्यक्तिगत संबंधों में भी सुधार आप देख सकते हैं। शुक्र पूरे महीने यहाँ रहेंगे, 10 मई को जाकर वो बदलेंगे, फिर वो मेष में जाएंगे। तो शुक्र का ये जो गोचर है सूर्य की भांति आप देखें तो ये बहुत पॉजिटिव गोचर है। अप्रैल का सबसे उम्दा गोचर है, खासकर संबंधों के मामलों को देखते कहा जाए, और इसका बहुत सारा सकारात्मक असर दिखेगा। हालांकि एक बात ज़रूर है कि शुक्र का जो डिस्पोजिटर है, मीन राशि का मालिक गुरु है, गुरु अभुक्त मूल में चल रहा है, बाद में ज्येष्ठा पहले मूल नक्षत्र में होगा, फिर ज्येष्ठा में होगा, और गंडांत पॉइंट पर है, तो कोई ताकत नहीं है उसमें। इसके कारण कहीं ना कहीं शुक्र की ताकत भी कुछ कमज़ोर होगी। उसके कारण जिन लोगों के का 7वां घाव अफ्लिक्ट हो रहा है कुंडली में, या शुक्र अफ्लिक्टेड है, तो ऐसे लोगों के लिए, और कुछ और कंडीशंस बनी हुई है, उसमें आप ये कह सकते हैं कि दाम्पत्य जीवन में दिक्कत दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए तनाव का ये तलाक का समय हो सकता है, या जीवन में उनके जीवन से पति या पत्नी जा सकते हैं, ये स्थिति दिख रही है। तो लेकिन ये जिन लोगों का अफ्लिक्टेड है और पहले से टेंशन बना हुआ है, अचानक स्थिति कम होगी। पिछले सालों में यदि स्थितियां अच्छी नहीं है पति पत्नी के बीच में, तो ये स्थिति होगा। दोस्तों के संदर्भ में भी कुछ चीज़ें दिख सकती है, कुछ लोगों की दोस्ती टूट सकती है, ये चीज़ें हो सकता है। तो ये एक दिक्कत वाली चीज़ दिख रही है, शुक्र के ऊंच होने के बावजूद भी दिख रही है। हालांकि ओवरऑल ये कहना चाहिए कि सूर्य के ऊंच होने से और शुक्र के ऊंच होने से अप्रैल के बहुत सारे तनावों में, खासकर जातक के जीवन में व्यक्तिगत स्तर पर कंट्रोल रहेगा, कहीं ना कहीं कंट्रोल रहेगा। तनाव की स्थिति तो रहेगी, लेकिन एक सीमा के बाद घटना नहीं होनी चाहिए। अब हम गुरु के गोचर की चर्चा कर लेते हैं। इस महीने गुरु में 2-3 महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है। गुरु अभुक्त मूल में गोचर कर रहा है, इस पर हमने एक विशेष वीडियो बनाया है, उसमें जाकर विस्तार से आप देख सकते हैं। पूरे महीने इसमें रहेंगे, ये मई में जाकर वहाँ से निकले, माने अभुक्त मूल वाला क्षेत्र ज्येष्ठा में वो जाकर निकलेंगे। ये मूल नक्षत्र और धनु में 14 कला चलकर 8 अप्रैल को, 6 अप्रैल को इसमें मीन नोट से और ट्रू नोट से 8 अप्रैल को स्थिर हो जाएंगे, माने रेट्रोग्रेशन शुरू हो जाएगा उनका, लेकिन स्थिर होंगे, और 12 को पूरी तरह से वक्री होकर वापस पीछे की ओर चलना शुरू करेंगे, और 23 अप्रैल को ये ज्येष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे, मूल नक्षत्र छोड़कर ज्येष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे, माने वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। 23 तक इनका गोचर धनु राशि में है, लेकिन ये भी इसमें आप 6 से 8 के बीच में आप मान कर चलिए कि 6-8 के बीच में इसका असर आपको दिखेगा कि वो स्थिर हो गए हैं। तो एक्चुअली डायरेक्ट 29 तारीख से शुरू हुआ है, तो आप 8-10 दिन का रखिए मोटा मोटी, और टोटल 22-23 दिन का है इनका, 24 दिन का। और ये गुरु का ये जो गंडांत में जो गोचर है, इससे अधिकांश लोग प्रभावित हो रहे हैं, और देश भी प्रभावित हो रहे हैं बहुत सारे। दुनिया भर में ये जो गुरु का ये गोचर है वो प्रभाव डालने जा रही है। जैसा हम जानते हैं कि गुरु जो है मूल त्रिकोण में जब भी आता है तो क्या है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में या सामूहिक जीवन में जो हमारे ड्यूटी में लैप्सेज होते हैं, अतीत में जो हम गलतियां करते हैं, उसको सुधारने का मौका देता है, विसंगतियों को ठीक करने का मौका देता है। नॉट के बारे में भी, ये जो गंडांत के बारे में भी, जिसको नॉट कहते हैं कि गंड मूल जिसको कहते हैं, इसमें जो एनर्जी है जिसके कारण बहुत सारे लोगों के जीवन में विकास रुक जाता है, और गुरु जब गंड मूल में आते हैं तो उस एनर्जी को रिलीज करने का काम करते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा दर्द और पेन से गुजरना पड़ता है। यदि हम अपने से प्रयास करके इस चीज़ को ठीक कर लें तो स्वाभाविक है ये उतना दर्द नहीं होता है, लेकिन सामान्यतः नॉट से निकलना इतना आसान नहीं है। गंडमूल
के यदि प्रभाव में आप हैं तो उससे निकलना आसान नहीं है। इस बार भी ये गंडमूल में और लंबा इनका गोचर हुआ है, लगभग 100 महीने के आसपास जा रहा है, 44-45 दिन। तो गुरु के कारकत्व में आप बड़ा बदलाव देखेंगे पूरे दुनिया में गुरु के मामले में। और इस बार चूंकि शनि और केतु की एनर्जी भी इसमें शामिल है, चूंकि धनु में पहले से शनि है और केतु है। केतु तो स्वाभाविक है, गुरु की एनर्जी को बढ़ाता, उसी की दिशा में काम करता, लेकिन शनि है तो इसमें एक विशेष रंग हो जाएगा, देखा जाएगा। तो शनि के शामिल होने से ये पेन बढ़ जाएगा। यद्यपि डिग्रिकली काफ़ी दूर है, जिनकी कुंडलियों में कोई ऐसा वास्ता नहीं बन रहा होगा तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन ओवरऑल दुनिया के लेवल में इसकी एनर्जी आपको दिखेगी। दुनिया भर में आप देखेंगे नियम कानून व्यवस्था ड्यूटी इस पर सवाल उठेंगे और सरकारों के खिलाफ जन असंतोष होगा। जहां इलेक्शन चल रहे हैं, जहां चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में सरकार के खिलाफ मत हो सकते हैं इस पीरियड में। और सरकार को कोर्ट के कुछ ऐसे आदेशों ऑर्डर आ सकते हैं जो सरकार के खिलाफ हो। ये सब चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि ये जो सरकार के लेवल में या सामूहिक लेवल में या व्यक्तिगत लेवल में जो अतीत की कुछ गलतियां हैं, उसको विसंगतियों को सुधारने का समय है। तो ये यदि व्यक्ति या सरकार अपने लेवल में उसको सुधार कर ले, जो प्राय नहीं होता है, तो स्वाभाविक है ग्रह अपना काम करते हैं, आकर वो उस पीरियड में उसको जबरदस्ती करते हैं। और चूंकि शनि का गुरु के साथ संयोग बना है, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ पेनफुल स्थिति में चीज़ें होंगी और उसके कारण बहुत सारा तनाव आपको व्यक्तिगत जीवन में भी और सामूहिक जीवन में देखने को मिल सकता है। भारत में भी चुनाव हो रहा है और भारत में आप देखेंगे इसका असर। बहुत ज़्यादा तनाव आपको अप्रैल से शुरू होगा और तनाव मई में, खासकर लास्ट वीक ऑफ अप्रैल से दिखेगा आपको। जब वो ज्येष्ठा में गुरु जाएंगे तो उसका असर विशेष दिखाएंगे। व्यक्तिगत यदि चार्ट में देखें तो एक्चुअली आकलन तो व्यक्तिगत चार्ट से देखकर ही या देश के चार्ट को देखकर ही किया जा सकता है। तो अगर किसी की मेष राशि है या लग्न राशि का जातक है, तो उसके लिए मैंने उसके पिता या गुरु के जीवन में पॉजिटिव होगा तो उन्नति होगा, नेगेटिव असर हो रहा है तो अवनति होगा। वृश्चिक लग्न राशि है किसी की, तो कुटुंब और धन के मामले में, दूसरे भाव का स्वामी होता है धनु, तो कुटुंब और धन के मामले में या तो विस्तार होगा या कमी होगा। ऐसे ही धनु के जो लग्न या राशि के जातक हैं, उनके लिए क्योंकि पहले घर में होगा तो उनके व्यक्तित्व में कुछ सुधार होगा, नौकरी में कुछ तरक्की हो सकती है, या स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें दिख सकती है। जो उन्होंने अतीत में अपने शरीर के साथ कुछ अत्याचार किया होगा तो उसके घोर दुष्परिणाम अभी देखने को मिलेंगे। कुछ लोगों को बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह की स्थितियां आप देख सकते हैं इस समय में। विस्तार से आप अभुक्तमूल में गुरु के गोचर पर हमने एक वीडियो बनाया है, उसमें हमने विस्तार से बात की है, उसमें आप और जानकारी इसमें हासिल कर सकते हैं। इस महीने जो गुरु के साथ शनि भी वक्री होंगे, 29 को शनि वक्री होने जा रहे हैं और वहाँ से अभी तक शनि डायरेक्ट चल रहे थे, सीधे चल रहे थे। राहु केतु हमेशा उल्टे चलते हैं, वक्री चलते हैं, लेकिन 29 को शनि भी वक्री हो जाएंगे। गुरु पहले वक्री हो चुके हैं, तो आप देखेंगे और तो 2-2.5 डिग्री के 3 डिग्री तक मैंने के अंश में क्या कहलाता अंतर से चलना शुरू होंगे। तो 25 डिग्री के आसपास जिन लोगों का लग्न है, 25-26 के आसपास में, तो आप देखेंगे कि इनके जीवन में तनाव देखना शुरू हो जाएगा और जिस भाव को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भाव से संबंधित कुछ नेगेटिव रिजल्ट या कुछ पॉजिटिव यदि दिख रहा है उनकी कुंडली में तो पॉजिटिव चीज़ें होंगे। देश के स्तर पर देखें 2007-8 में जब शनि केतु सिंह राशि में एक साथ थे, पूरे दुनिया में वर्ल्ड फूड क्राइसिस हुई थी। वह यूँ था कि कई देशों में उस साल अकाल पड़ा था बारिश नहीं होने से, और
कच्चे तेलों के दाम अचानक बढ़ गए थे। तो परिणाम ये हुआ कि चावल और गेहूं के रेट अचानक बढ़ गए, और वो क्राइसिस जो है बाद में अमेरिकन क्राइसिस के रूप में अपने को देखने को मिला, लेहमान ब्रदर्स के रूप में। कितना इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड तो है ही। जब वहाँ अमेरिका में जाकर लेहमान ब्रदर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फेल किया, फिर पूरी इकोनॉमी, दुनिया की इकोनॉमी उस प्रभाव में आई। भारत जैसे देश भी इनडायरेक्टली उसके प्रभाव में आए। भारत में कांग्रेस की जो दूसरी सरकार बनी, उसका पूरा कार्यकाल उस प्रभाव में था, और बहुत सारी गलतियां हुई, जिससे वर्तमान सरकार का गठन हुआ 2014 में। उस दौर में ही भारत में बैंकिंग सिस्टम में जो गड़बड़ी शुरू हुई थी, आज तक उसका असर दिख रहा है। आज तक अभी भारतीय बैंक सुधर नहीं पाए हैं। 2008-7-8 में जो चीज़ें हुई थी, और उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हुआ कि आज जॉब, रोज़गार, वैसे तो उसके आगे 2014 के बाद की कुछ स्थितियां हैं जिसने जॉब और रोज़गार की स्थितियों को भारत में भी ख़राब कर दिया है। लेकिन सब इंटरकनेक्टेड है कहीं ना कहीं एक दूसरे से, और इसकी छाया आप अभी इस चुनाव में भी देखेंगे। कैसे देखेंगे? तो एक उदाहरण, भारत की जो 15 अगस्त की जो कुंडली है, जो स्थापना की कुंडली है, उसमें वृषभ लग्न है, और अभी वृषभ में मंगल बैठे हुए हैं। शनि केतु गुरु जो है 8वें भाव से गोचर कर रहे हैं। बाद में गुरु वहां से निकलकर फिर वापस 7वें घर में आ जाएंगे। शनि केतु के 8वें भाव में गोचर होने से और अभी मंगल की उस पर दृष्टि होने से आप देखेंगे कि आपदाओं, अशांति, आकस्मिक विपत्ति की स्थिति बन रही है। ये जब डिग्रिकली नज़दीक होंगे तो ये रिजल्ट दिखेगा आपको। ये लास्ट वीक ऑफ अप्रैल से लेकर मई में चीज़ें दिखेंगी, कुछ चीज़ें इसका असर आपको दिखेंगी। हम इससे एक आपको अतीत के कुछ उदाहरण बता रहे हैं कि वर्ष 2008 में जब ये स्थिति बनी थी, वो अभुक बुल वाला मामला भी था और ये शनि केतु वाला भी मामला था, तो कई भगदड़ की कहानियां हुई थी। और राजस्थान में चामुंडा मंदिर में, हिमाचल प्रदेश में नैना देवी मंदिर में सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए थे। तो और भी कई जगह छोटे मोटे घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई थी। उसी साल 2008 में पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के 10 आतंकियों ने मुंबई हमला किया था, जिसमें 150 से ज़्यादा लोग, लगभग 164 लोग मारे गए थे। तो इस तरह की स्थितियां फिर से बनी हुई है शनि केतु के प्रभाव से और गुरु के अभुक मूल में गोचर के कारण। तो इस तरह की स्थितियां हैं। अभी नवरात्र, नैना देवी वाली घटना नवरात्र में हुई थी, तो ध्यान रखिएगा। सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचिए, और जो भी करनी है घर में पूजा पाठ करें और आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ें आप। इस दौर में सरकार के लिए भी मुश्किल स्थिति बन रही है। पक्ष विपक्ष में तो तनाव दिख ही रहा है, अभी से दिख रहा है, आप टेलीविज़न में देख रहे होंगे। एक खास बात है कि जो हाल के दिनों में राजनीति में जो पतन हुआ है, समाज में जो पतन हुआ, उसका असर पत्रकारिता पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। पत्रकारिता की गुरु अभी मिथुन में राहु आया है, और गुरु का जो दृष्टि प्रभाव जा रहा है, तो इस समय सूचिता की बात बहुत ज़्यादा उठेगी। और भारतीय चुनाव में जो गलतियां मीडिया करेगा, उसके संदर्भ में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उठेंगी, और मीडिया के लोगों को अपने कार्यशैली के बारे में सोचना होगा। गुरु का ये जो अभुक्तबुल गोचर है और शनि केतु वहाँ बैठे हुए हैं, इसके कारण सोशल मीडिया और टीवी पर चल रहे जो पक्षपातपूर्ण ढंग से जो चीज़ें हो रही हैं, उस पर उंगली उठ रही है, और इस पर लोगों को सुधार करने की स्थिति बनेगी। और ये चीज़ें अभी नहीं होंगी, ये चीज़ें अभी से शुरू होंगी और बाद तक चलेंगी। जब गुरु फिर 4 नवंबर को फाइनली आएगा धनु में, तब इसका आप देखेंगे
लोगों को सुधार करने के लिए विवश होना होगा। कुल मिला जुलाकर ये कहना चाहिए कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह से गंडांत गुरु और शनि केतु के अशुभ प्रभाव में लगभग समाज का बहुत बड़ा हिस्सा आएगा। और हमने अलग अलग अपने वीडियो में इसके बारे में जानकारी दी है। शनि केतु के बारे में हम 4-5 महीने से चर्चा कर रहे हैं, 5-6 हमने वीडियो बनाए हैं, आप जाकर पीछे देख सकते हैं। इस समय का हम ये कहेंगे कि ये जो समय है थोड़ा सा कठिन है ओवरऑल, क्योंकि अभी से शुरू हो रहा है। जब शनि केतु आधे डिग्री के मई से शुरू हो जाएगा, तो आधे डिग्री से 1 डिग्री के अंतर में जब गोचर करेंगे, और भारत की कुंडली में 8वें भाव में वो गोचर हो रहा है, और गुरु 8वीं राशि से गोचर करेगा, तो इस सब का असर आप देखेंगे कि पूरे भारत में इसका तनावपूर्ण स्थिति होगी। वैसे वैश्विक लेवल में चीज़ें होंगी। तो हमारा सुझाव होगा, हमने पहले भी कहा, मार्च के वीडियो में भी कहा था कि इस पूरे पीरियड को बड़े पेशेंस से, धैर्य से और बुद्धिमानी से सामना करना चाहिए और समर्पण भाव होना चाहिए। देखिए, बुद्धिमानी सामान्य भौतिकवादी संदर्भ में बुद्धिमानी शब्द इस्तेमाल सही नहीं है। ये कहना चाहिए कि समर्पण भाव से हमको चीज़ों को लेना चाहिए। हम जब समर्पित भाव से लेंगे कि जो हो रहा है वो अच्छा है, जो नहीं हो रहा है वो भी अच्छा है। यदि हम इस पीरियड में अगले 4-5 महीने तक, सितंबर अक्टूबर तक हम इस भाव से जिए, तो ये गोचर है, इस प्रभाव को हम बहुत आसानी से झेल पाएंगे। और जो लोग उपाय की बात करें, तो उपाय भी हमने कुछ बताए हैं अपने वीडियो में, उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। तो लेकिन चुनाव भारत में हो रहा है, इस संदर्भ में 2 लाइन और कहना चाहेंगे कि और जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से राजनीतिक दल अमर्यादित भाषाओं का, असंसदीय भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा नहीं है। खासकर जब किसी भी समाज का लीडरशिप इस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, तो उसका भुगतान पीढ़ियां करती हैं। घरों में आप सुने होंगे कि जिन घरों के मुखिया, पिता, दादा अमर्यादित होते हैं, जिनके स्वभाव पर कंट्रोल नहीं होता, उन घरों में आप देखते हैं अगली पीढ़ी उसका दुष्परिणाम भुगतती है। तो आज हमारा लीडरशिप यदि अपनी पीढ़ी की परवाह नहीं कर रही है, तो निश्चित रूप से जो भविष्य की पीढ़ी है उसको इसका कष्ट भोगना होगा, इसका कहीं ना कहीं कष्ट हो सकता है। तो दूसरा उपाय ये है कि हम अपने